अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। DGISPR की आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कुछ नुकात आपके सामने रखते चलें, फिर उस पर आज तज्ज़िये और यकीनी तौर पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनके अदा किए गए जुमले या उनके बयान या उसके साथ अफगानिस्तान और आर्मी के जो ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म रहे उस पर भी गुफ्तगू होगी। आज बड़े वाज़े अल्फाज में DGISPR ने 9 मई के साहने और फिर 26 नवंबर के हवाले का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा जी कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है और 26 नवंबर 2024 की साजिश दरअसल 9 मई ही का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है और ये इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की, सियासी दहशतगर्दों की। और सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वालों को जवाब देना होगा और लोगों को समझ आ रही है कि झूठे बयानिए के पीछे कौन है। कुछ लोग अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। रियासत के ख़िलाफ़ बच्चों को इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग सियासत के लिए नौजवानों में जहर डालते हैं। मगरबी ममालिक में सियासी इंतशारियों को कोई जगह नहीं देता। पाकिस्तान और कौम भी 9 मई जैसे साहने या ऐसी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। आर्मी कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा जी कि आईन और कानून के मुताबिक दिहाइयों से ये मौजूद हैं और सज़ा याफ्ता अपील का हक रखते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज़्ज़ियानगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हारिस साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, ये मौजूदा सियासी माहौल पर जो उनके कमेंट्स थे आज DGISPR के ख़ास तौर पर 26 नवंबर के हवाले से जो मुनज़्ज़म साजिश थी उसको बेनकाब करना या 9 मई के हवाले से या जो सियासी अमल में मुज़ाकरात का अमल है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? क्योंकि खास तौर पे इन्होंने सियासी दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपका क्या एनालिसिस है इस पे हारिस साहब? किए हैं कि अगर आप नॉर्मल पीसफुल मार्च कर रहे हैं, पीसफुल जलसा कर रहे हैं, दैट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, नोबडी डिनाइड। लेकिन आप उसमें अगर सियासी दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप कीलों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर कील लगा के आ रहे हैं, आपके पास वेपन्स हैं, एमुनिशन है, आपके पास टीयर गैस सरकारी है, आप इमलाक का नुकसान पहुंचा रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ये है सियासी दहशतगर्दी। एंड इट इज़ किसी भी जगह पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, दुनिया में भी नहीं किया। आपके सामने कैपिटल हिल पर जब अटैक किया था तो कितनी जल्दी एमरजेंसी कोर्ट बने, तो कैसे उनको सजाएं दी गई थी जी। जो बरतानिया में जब ये प्रॉब्लम पीछे हुई थी, ये नस्ली फसाद हुए थे, उसमें क्या हुआ था? उसके बाद 2011 में भी वहाँ पर एक क्रिमिनल राइट्स हुए थे, उसमें उनको कैसे सजाएं दी गई थी। दुनिया में हर जगह होता है। फ्रांस में देख लें, कहीं देखें, वहाँ इमीडिएट पर्पस जो होता है कि दे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। लोगों को सबक हो कि आइंदा अपनी ऐसी हरकत निकालना। अगर 10 साल के बाद सजा होगी तो लोग भूल जाएंगे, उनको नहीं पता चलेगा क्यों सजा मिली है। सो दिस इज व्हाट इज वी कॉल इट एज ए सबक, मुझे डेटरेंस होनी चाहिए आइंदा के लिए। तो ये उन्होंने बात की है। सियासी जमात को सियासी सरगर्मियाँ करें, सियासी अंदाज में करें। उन्होंने फिर इनकरेज किया कि जो अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टी में जो डायलॉग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आज के बयान की रोशनी में हारिस साहब, आपको लगता है कि एक नॉच ऊपर चला गया, यानी जो टेम्परेचर है अगेंस्ट जो सियासी ग्रुप है, जो जिसके अज़ाइम नजर आ रहे हैं इंतशार फैलाना, उनके अगेंस्ट एक नॉच और ऊपर इनका जो टोन था वो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस से, अगर आपको याद हो, उन्होंने सिर्फ बात की है मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ट्रेनिंग और आर्म फोर्सेस की नेशन बिल्डिंग के अंदर क्या क्या हमने काम किए हैं, ये उनका था। और उन्होंने एंड में क्वेश्चन आंसर में भी ये बात की कि प्लीज रिमेन योरसेल्फ कमिटेड टू दिस ब्रीफिंग व्हिच यू हैव डन। इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे, उसके बाद आप जनरली सवाल करने शुरू करते हैं, फिर उनको जवाब देना पड़ता। अदरवाइज इट हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। अब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा इतने हमने दहशतगर्द मारे हैं, इतने हमारे फौजी शहीद हुए हैं, इतने हमने वहाँ स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, ये किया, नेशन बिल्डिंग में किया, हमने फ्लड में ये काम करते हैं, नेशनल कम्युनिटीज ये काम किए हैं, सारा उन्होंने ऑपरेशन में ये किया। ईरान से, अफगानिस्तान से ताल्लुकात की बात की, उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने ख्वारिज की बात की, दहशतगर्दी की बात की। लेकिन उन्होंने साथ में 2021 के उस फैसले का जिक्र भी किया कि क्या जरूरत थी कि इनको लाकर दोबारा बिठाया गया या माफ़ी इनको दी गई और फिर सेटल किया गया तालिबान के हवाले से। तो वो भी डायरेक्ट तनकीद ही थी उस वक्त की हुकूमत के ऊपर जो फैसला हुआ था। देखें, इट वाज रिलेटेड टू टेररिज्म ऑपरेशन और टेररिज्म बढ़ने की बात की, जिसकी वजह से जिक्र किया गया कि किसी ने सवाल किया, एक लेडी ने, स्टिल रिमेंबर, उन्होंने कहा कि क्यों आप इतने लोगों को मार रहे हैं, दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं, रोजाना फौजी शहीद हो रहे हैं, टेररिस्ट को मारा जा रहा है, ये खत्म क्यों नहीं है? देन ही टेल दीज आर रीजन। एक, अमेरिकन वेपन एमुनिशन, अफगान तालिबान उनको रोक नहीं रहे। नंबर 2, जो उनको लाके आबाद किया ये TTP ख्वारिज को, ये जो लाके बॉर्डर बेल्ट के नज़दीक लाके कहा चलो ये सेटल हो जाएं,
दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम। इसमें उनको टाइम मिल गया वेपन एमुनिशन इकट्ठे करने का, अपने को ऑर्गेनाइज करने का, कमांड ठीक करने का, और उसके बाद फिर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई 2021 के बाद। दैट इज व्हाट ही टॉक्ड, अदरवाइज बिल्कुल उन्होंने कोई सियासत की बात नहीं की है। अच्छा, ये जो खास तौर पर एक जो स्पेक्ट्रम का जिक्र हुआ कि जो स्मगलिंग है और फिर उसमें इलिसिट ट्रेड भी है, और उसके साथ जो खास तौर पे सोशल मीडिया का भी जिक्र हुआ, फेक न्यूज़ किस तरह मैनिपुलेट किया गया 26 नवंबर के सामने, जो इस वक्त मामले को जिस तरह प्रोपोगेट किया गया, मैनिपुलेट किया गया, तो क्या ये जो नेक्सस है आपकी नज़र में, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में आप क्या देखते हैं कि ये नेक्सस अंदरूनी तौर पर अनासिर का है, बैरूनी अनासिर का है, गठजोड़ है, कौन लोग हैं ये सारे? देखें, ये उन्होंने जिक्र किया, जो ये उन्होंने खास तौर पे बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की कि जिस तरह की फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। आपने ना फौज का ताल्लुक नहीं था, फौज आई थी सिर्फ इंस्टॉलेशन की प्रोटेक्शन के लिए। सेनेट में, सेनेट की बिल्डिंग है, नेशनल असेंबली की बिल्डिंग है, सेक्रेटेरिएट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पीटीबी है, ऐसे इनकी प्रोटेक्शन के लिए दे हैड गॉट नो कॉन्टेक्ट विद। वो तो बिल्कुल आपको पता है किस जगह पर लोकेटेड एंड में है, वहां पे इसका ताल्लुक ही नहीं है, इवन डी चौक से भी ताल्लुक नहीं है। फेक न्यूज पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पिक्चरें बनाई गई, वो दिखाई गई, ये बड़ा सीरियस है। नंबर 2, उन्होंने ये बात क्लियर की है कि इसमें जो बात की जा रही है, जो भी जिस तरह से किया गया, मैनिपुलेट किया गया, इसको उन्होंने क्लैरिफाई किया, ये भी इन रिलेशन टू क्वेश्चन जो पूछे जाते थे। अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी डीआईएसपीआर ने सियासत में बात ही नहीं की है। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, दहशतगर्दी, अफगानिस्तान और उसके बाद कश्मीर, ये बातें खुल के की, और नेशनल बिल्डिंग में फौज क्या कर रही है। और फिर उन्होंने एंड में ये कहा कि जिस तरीके से 2021 में ये लोग आके इन्होंने जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया, अब फौज के जवान अपनी शहादतें देख के उस खून से इस मुश्किल अल्फाज को वो डिलीट कर रहे हैं ये। और सेकंड, चीफ ऑफिसर नासिर मुनीर का पैगाम था कि जी हम एक एक बच्चा, पूरी कौम खड़ी हो मुसल्लह फौज के साथ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान एक इस्लामिक न्यूक्लियर सॉवरन रियासत। अच्छा, ये 9 मई के हवाले से खास तौर पे भाई साहब जो सजाएं हुई हैं, लेकिन जो मंसूबा साज हैं या जो लोग इस पूरी साजिश को प्लान करने में शामिल थे, जब तक वो कटहरे में नहीं आते, या आपको लगता है मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर की तरफ से भी इस पर जोर दिया गया, इससे पहले भी जोर दिया गया मुख्तलिफ प्रेस रिलीज में, ये कितना अहम उनसर है कि रेट एस्टैब्लिश करने के लिए तमाम मास्टरमाइंड्स का भी एहतसाब हो। देखें, ये इंस्टिगेशन किसने की है, ब्रेन वॉश किसने किया है, किसने इन लोगों को इश्तियाल दिलाया है, किसने इनको बताया कि जी आपने फलां डेट को फलां जगह पर जाना है, इसकी ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी मौजूद है, तभी 85 लोगों को, और ये सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल थी, तभी इनके खिलाफ केसेस बने हैं। बाकी जो 3-4 हज़ार थे उनको तो किसी ने, फौज ने कुछ नहीं कहा। नंबर 2, अब इसके बाद जिसने प्लानिंग की है, जिसने अबेटमेंट की है, जिसने ये सारी एग्जीक्यूशन की है, प्लान की है, इनके जो लीडरशिप टॉप की है, अब जाहिर है कि उनको दे आर द कल्प्रिट्स। अगर उस वक्त फौज अपनी पेशेवराना तरीके से ख्याल ना करती तो ये कितनी प्रॉब्लम हो जानी थी। इसको सोचते हुए देखेंगे क्या कुछ हो सकता था, जो फौज ने बहुत ही अक्लमंदी से, पेशेवराना सलाहियत से फौज को विड्रॉ किया, और आपने अवाम के साथ क्लैश नहीं होती, क्योंकि फौज और अवाम कैन नॉट बी सेपरेटेड। जिस दिन ये होगा, खुदा ना खास्ता फौज कमजोर होगी, इराक, लिबिया, सीरिया वाला पाकिस्तान का हाल होगा, याद रखें। लेकिन ये बार बार कोशिशें हो रही हैं हारिस साहब, ये एक 9 मई की कोशिश है, उसके बाद भी कई हुई, और फिर 26 नवंबर तो बिल्कुल ताज़ा कोशिश थी, जब ये थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशिश की गई कि फौज में और अवाम में एक खलीज पैदा की जा सके। तो कोई मौसर हिकमत अमली बनानी होगी ना हारिस साहब, क्योंकि बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हम लिबिया या उस तरफ चले जाएं, सफ़र हमारा। बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड, ये बड़ी खतरनाक है। दुश्मन का आपके 5th जनरेशन वॉर का अटैक हो चुका है। मकसद ये है, उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि लिबिया, सीरिया और इराक की तरह क्यों पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा। फौज इज द मेन इंस्ट्रूमेंट। जो मजबूत फौज है और मौजूद फेडरेशन को उसने बांध के रखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने टारगेट किया फौज को कमजोर करो, खुदा ना खास्ता, फिर अपने अज़ाइम पूरे करो। तो इसलिए बार बार हम ये कहते हैं, चीफ ऑफिसर साहब कहते हैं, डीजीआईएसपी ने ये बात की है कि मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान, इसके लिए पूरी कौम खड़ी हो जाए,
then we can decide anything. सही। और आपको लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के जो मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है कि और शायद कोई रिलैक्सेशन की बातें हो रही हैं फॉर बानी पीटीआई, क्या आपको लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में कि रियासत या ख़ास तौर पे पाक फ़ौज 9 मई के हवाले से उस तनाजुर में किसी मास्टरमाइंड को कहीं भी कोई छूट या रिलैक्सेशन देने की पोजीशन में है या हो सकता है ऐसा मुमकिन? एज ए रिजल्ट ऑफ ये डायलॉग को उन्होंने कहा वी वेलकम, वी आर वेरी हैप्पी। इस डायलॉग में हुकूमत और बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गिव एंड टेक करें एंड फाइंड अ सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन। और इसको ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी है, ये जो रोज जलसे जुलूस को कंट्रोल करें ताकि मिलके पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम किया जाए। सही। हाय साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। DGI स्पेयर की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन नुकात, सियासी भी, पाकिस्तान की दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ मामलात पर अहम तरीन गुफ्तगू आज DGI स्पेयर ने की। इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, सियासी दहशतगर्दी आखिर कर कौन रहा है। DGI स्पेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बड़े वाज़े तौर पर अफगानिस्तान, दहशतगर्दी और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल, ख़ास तौर पर 26 नवंबर की साजिश, 9 मई की साजिश और इसके पीछे जो पस पर्दा क़ुव्वत बेनकाब और उनको सजाएं देने का जो अमल है, इस पर गुफ्तगू की गई। आज सियासी मुज़ाकराती अमल के हवाले से DGI स्पेयर ने जो अहम तरीन बयान दिया, इसको वेलकम किया। उन्होंने क्या कहा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको ज़रा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, आप सीनियर तर्ज़-ए-निगार हैं तहरीक जवान पाकिस्तान के सरबराह हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब भी प्रोग्राम में साथ होंगे हमारे साथ। अब्दुल्ला गुल साहब, आप फरमाइएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले तो सियासी माहौल के तनाजुर में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ख़ास तौर पर ये एक लकीर और वाज़े तौर पर खींच दी गई है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं या मास्टरमाइंड हैं, रियासत उनके खिलाफ ज़रा सी भी लचक नहीं दिखाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शफान खान साहब। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो जहाँ दीगर अमूर के ऊपर बात हुई, वहाँ ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर भी बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान 2 किस्म की दहशतगर्दी का शिकार है। एक दहशतगर्दी वो है जो आपकी सरहदों के ऊपर हो रही है, और दहशतगर्द जो अमली तौर पर इक़दामात कर रहे हैं, जिसके नतीजे के अंदर हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, ये उस नतीजे में हो रहा है। और एक दहशतगर्दी वो है जो लोगों के जहनों को प्रागंदा किया जा रहा है, लोगों के जहनों को जो है उकसाया जा रहा है, उनको तशद्दुद के ऊपर, फसाद के ऊपर जो है उभारा जा रहा है, उनके खिलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो DGI स्पेयर की कॉन्फ्रेंस थी वो आज बड़ी मुदल्लल थी, और उसके अंदर तमाम पहलू, जिसके अंदर कश्मीर समेत, अफगानिस्तान समेत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, उनकी जो टेक्निकल उनकी तैयारी, और इसी तरीके से भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियाँ, ये तमाम बातें उसमें शामिल थीं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर रुनुमा होने वाले वाक़यात और अफवाज पाकिस्तान की जिस तरीके से तामीरी सोच, जो कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो मुतअद्दिद प्रोजेक्ट जो है, जो उन्होंने सिविल और हुकूमतों के साथ मिल के किए, आवाम की फलाह बहबूद, ये मेरे ख्याल में बात थी। लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है वो है पाकिस्तान के अंदर लोगों को बगावत पर उकसाना, और उनको हमने देखा उसे जिस तरीके से अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से और बरतानिया बाकायदा पाकिस्तान के अंदरूनी जो हमारे कानूनी मामलात हैं उनके ऊपर मदाखलत की जा रही है, ये बात जो थी ये किसी सूरत भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। और उसी के नतीजे में आपने देखा कि पहले मैथ्यू मिलर जो थे, जो कि आपको मालूम है कि ट्रंप इंतज़ामिया के वो तर्जुमान हैं, और बाइडन इंतज़ामिया के तर्जुमान हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के एक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई। उससे अगले दिन जो है 25 लोगों को 9 मई के वाक़यात के अंदर सज़ा हुई, सुप्रीम कोर्ट
के अहकामात के ऐन मुताबिक आईन पाकिस्तान और 1967 और 1952 मिलिट्री एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई का अमल में लाई गई। अब इसके बाद जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आई और फिर हमने ये देखा कि बड़े क्लियर अंदाज के अंदर रिचर्ड ग्रैनर ने जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एक मुस्तकबिल के तर्जुमान नजर आ रहे हैं, वो उन्होंने अपने ट्वीट पहले तो अंग्रेजी में करना शुरू किए। साहब ये मुझे बताएं कि एक तरफ तो जो सियासी दहशतगर्दी करार दिया गया है 26 नवंबर को और 9 मई खास तौर पे जो साजिश थी पूरी, और खास तौर पे सियासी दहशतगर्दी, फिर सजाएं हुई हैं, मास्टरमाइंड्स हम सबको पता है कौन था, किसने जहन साजी की, आप भी कह रहे हैं कि गठजोड़ भी था, तो फिर ये मुज़ाकराती अमल भी तो उसी सियासी जमात से जिसके बानी हैं, जो तमाम चीज़ें आगे से पीछे से चला रहे हैं कि अडयाला जेल से हिदायतें दे रहे हैं जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको। तो ये दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि उन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़े और उसको वेलकम किया जाए? गुल साहब देखिए सैफान साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में उभर रहा है। देखें, जो 9 मई के मरकजी मुल्ज़मान हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि जरा आप अफवाज पाकिस्तान का तरीकाकार देखें कि उन्होंने सबसे पहले जो हाथ डाला वो किसी सिपाही के ऊपर, कोई सूबेदार, हवलदार, रिसलदार के ऊपर हाथ नहीं डाला, बल्कि उन्होंने हाथ डाला तो अपने लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर हाथ डाला, उन्होंने हाथ डाला तो अपने मेजर जनरल और ब्रिगेडियर साहिबान के ऊपर हाथ डाला और 17 अफसरों को घर भेज दिया गया सजाओं समेत। अब जो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीचे के लोगों को, बिल्कुल जो छोटे कारिंदे थे, जो कि अहलकार थे, मोहरे थे, उनको जो है सजाएं मिली हैं, जो कि 85 के करीब अभी सजाएं हुई हैं। लेकिन जो उनके बुनियादी प्लानर थे, जो उनके एग्जीक्यूशनर थे, जिन्होंने लोगों को बगावत पर उकसाया और दहशतगर्दी के ऊपर आमादा किया, अपनी रियासत के खिलाफ पाकिस्तान अफवाज के शोहदा की बेतौकीरी की गई, पाकिस्तान के 79 डिफरेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनके ऊपर बैक वक्त हमले किए गए, गैर मुल्की ईमा के ऊपर और दुश्मनों की ईमा के ऊपर यहूदो हनूद के कहने के ऊपर काम किया गया। अब उनको जो मास्टरमाइंड है उनको तो सजा मिलेगी, ये बात तो बड़ी वाज़ेह नजर आ गई है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने बैरूनी जो दबाव था यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका की जानिब से, उसको तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और अपनी जो कानून है उसके मुताबिक वो सजाएं दे रहे हैं और वो जरूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन सजाओं के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन साथ ही साथ जो है बड़ा जरूरी है कि जो मास्टर प्लानर हैं, जिन्होंने ये सब काम किया, अगर हम उनको सजा नहीं देंगे तो आप मुझे ये बताएं, ये मुज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने मेरे ख्याल में निस्बतन कम जो बहकावे में आ गए और अब वो राह रास्त पे आना चाहते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला साहब, इसी पे ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब की भी राय लेते हैं। अहमद सईद मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपके नजदीक सियासी मुज़ाकराती अमल, इस पर जो आज स्टेटमेंट आई, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी, क्योंकि वेलकम किया गया इसको, लेकिन एक तरफ सियासी दहशतगर्दी को बेनकाब भी किया गया जो 26 नवंबर को हुई, 9 मई को हुई, तो जो मास्टर प्लानर्स हैं वो उसी जमात के बानी हैं जिनसे मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी? देखिए, इसको लफ्ज़ दहशतगर्दी जो है वो इस तरह से कहना वो मेरे ख्याल सही नहीं रहेगा, लेकिन एक रियासती या पॉलिटिकल दहशतगर्दी का नाम नॉट इन ट्रू सेंस दहशतगर्दी वो बिल्कुल हो सकता है। दहशतगर्दी अब सिर्फ ये नहीं कि जाने आप लेना जो है वो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे। आप किसी की भी लाइफ स्टाइल को, रहन सहन के हिसाब किताब को, किसी भी शहर के नॉर्मल प्रोसीजर को, उसकी वर्किंग को अगर सैबोटाज करते हैं तो वो भी दहशतगर्दी में शुमार होता है। तो दहशतगर्दी की जो है वो थोड़ा सा क्वान्टिफाई या क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं या किस तरह से उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, तो वो DGSPR ने भी उसको बड़े वाज़ेह तौर पर इसमें अपने प्रेसर के अंदर बयान किया कि आर्म्ड फोर्सेस का मुज़ाकरात से या उनके साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये उसको अप्रिशिएट उन्होंने किया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बात करते हैं तो वो ठीक है, वो मुनासिब है, और अगर उससे काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सियासत जो है नाम ही एंगेजमेंट का है और एंगेजमेंट से ही पॉलिटिकल जो सियासी मसाइल हैं वो हल होते हैं। उसमें अगर आप अननेसेसरीली आर्म्ड फोर्सेस को ड्रैग करेंगे या अपने सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, जो सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके जरिए आप इस तरह का माहौल पैदा करेंगे कि जिसमें एक डायरेक्टली आप आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर तो किसी इसका कोई एंड कोई नहीं है। तो इससे पहले भी चीफ आर्मी स्टाफ और DGSPR मुख्तलिफ मौकों के ऊपर ये बावर करा चुके हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है।
आपस में बैठ के बात करें, अगर सेटलमेंट होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जाने और नहीं, काम लेकिन जो जाने। पॉलिटिकल प्रोसेस है अहमद साहब, ये मुझे बताएं, क्योंकि इस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो पहली डिमांड है वो यही है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो कहते हैं कि रिहा किया जाए, और उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स में जो सर फहरिस्त नाम है वो बानी पीटीआई इमरान खान का है, जो 9 मई के एलिजिडली मास्टरमाइंड हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह ब्रेन वॉश किया और जो पूरी साजिश हुई। तो कैसे ये बढ़ेगा अमल? क्या आपको लगता है कि एक तरफ 9 मई और फिर दूसरी तरफ ये सियासी अमल जिसकी पहली डिमांड ही ये है? देखिए, जो लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं 9 मई सानिया के बाद, वो सारे वो लोग गिरफ्तार हुए हैं कि जिनका जियो फोरेंसिक के हिसाब से वो वहां पर पाए गए थे, जियो फेंसिंग और फोरेंसिक जितने भी किए गए उसके हिसाब से वो लोग वहां पाए गए थे, और वहां पे मौत की सूरत में उन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, स्पेशली जो शोधा की यादगारें थी उनको नुकसान पहुंचाया। अब जब ये डिमांड है कि उनको सबको जो है रिहा करें, और उसके बाद जो बातचीत होगी, तो अगर उनके पास ठोस सबूत हैं जो कि मौजूद हैं, जो 60 लोगों को अभी कल परसों उन्होंने जो है सजाएं दी हैं और 25 से पहले थी, तो किसी शवायद की बिना के ऊपर दिए। आप इस तरह से तो लॉ नहीं हो सकता कि आप बगैर शवायद के दे दें, क्योंकि अभी इन्हीं लोगों ने अपीलों में, हाई कोर्ट्स में या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेटर ऑन जाना है, और अगर वहां से बाउंस बैक होता है बगैर पॉलिटिकल मोटिवेशन के, तो वो फिर एक हजीमत का सामना होता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब तक जितनी सजाएं दी गई हैं वो ठोस शवायद की बुनियाद पर दी गई हैं, और आप जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे, ये इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे, उनको एतमाद को मुतज़लज़ल किया, तो ये सिर्फ दहशतगर्दी से मैंने पहले कहा कि वो किसी की जान लेना सब अब नहीं है। अब मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी है, जैसे कि डिजिटल दहशतगर्दी है, जैसे पॉलिटिकल दहशतगर्दी है, जैसे जो आप एक कन्वेंशनल दहशतगर्दी है, तो हर चीज को क्वान्टिफाई किया जा सकता है। और ये वो तमाम दहशतगर्दी हैं जो दहशत फैलाती हैं, बेसिकली एतमाद को मुतज़लज़ल करती हैं किसी मुल्क के जो है उसको ऑपरेट करने के हिसाब से। तो अगर वो लोग बेकसूर हैं तो उनको रखना, उनको सजाएं देना जो है वो कोई आर्म फोर्सेस का मकसद कोई नहीं है। वो भी हमारे उसी तरह से शहरी हैं, उसी तरह से भाई हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो लॉ फिर सबके लिए बराबर है। अगर उन्होंने जाके शोधा की यादगारों को तबाह बर्बाद किया है और जिना हाउस को चढ़ दौड़े हैं और लाख को नुकसान पहुंचाया है, लोगों के इन्वेस्टमेंट को एक पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा था, उसको दोबारा से डिट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो ये भी दहशतगर्दी है। लिहाजा अगर अब ये कहना कि उनको छोड़ दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। और अगर जो पॉलिटिकल अगर कोई सियासी कैदी हैं तो वो भी जजेस जो है बेहतर तौर पे जानते हैं कि इसकी मोटिवेशन क्या है। तो हमें अपने अदलिया के ऊपर एतमाद होना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके प्रोसीजर के ऊपर पूरा जो कानून जिस तरह हरकत में आता है उस पर होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, फिर आप बताइएगा कि ये मुज़ाकराती अमल जिसकी पहली डिमांड ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है, और जैसा मैंने कहा कि उसमें पहला जो शख्सियत है वो एक ही डिमांड है कि इमरान खान बानी पीटीआई की रिहाई है, फिर उसमें इलेक्शन हो जाए 1 साल में, और ये जुडिशल कमीशन और ये तमाम चीज़ें बात की। तो ये इज इट इवन पॉसिबल कि ये हो सके? एक तरफ वो मास्टरमाइंड को सजा देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पहली डिमांड ही ये है कि उनको रिहा किया जाए। अब्दुल्ला गुल साहब। फहम खान साहब, ये तो मुमकिन नहीं है किसी सूरत भी। उसकी वजह यह है कि आप देख लें कि पहली बात ये जो है ये पॉलिटिकल प्रिजनर, ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब वर्ड है जो कि आजकल बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। पॉलिटिकल कहाँ से आ गया? उनके ऊपर जो है फौजदारी मुकदमात हैं, वो उसके हवाले से सजा काट रहे हैं, तो उनको तो पॉलिटिकल प्रिजनर तो तब होता ना, नेल्सन मंडेला जो थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, वो ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। पहली बात तो बड़ी मजे है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो इनकी रिहाई के हवाले से है। रिहाई के हवाले से है तो कल तो फिर इसका मतलब है कि आप नूर वली महसूद से जो है वो मुज़ाकरात कर लें और कल को इलेक्शन में वो आ जाए और फिर उसके बाद वो जीत के आ जाए, वजीर आज़म बन जाए या वजीर आला बन जाए, तो ये तो नामुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि वो बहरल उन्होंने दहशतगर्दी की है। एक वो हैं जो टीटीपी वाले जिन्होंने बजाते खुद दहशतगर्दी की। देखे ना, आपको मादी में जब हमले मिलेंगे GHQ के ऊपर, तो ने जब हमले किए आपको याद होगा, तो वो एक बाकायदा प्लानिंग करिए और गैर मुमालिक के उसके अंदर बाकायदा शवाहिद मौजूद थे उनके मुलविस होने का। तो क्या GHQ के ऊपर जब हमला हुआ और 79 मुख्तलिफ जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उन पे हमला हुआ, तो क्या उसमें गैर मुल्की लोग शामिल नहीं थे? बिल्कुल शामिल थे। ये तमाम हमारी अफवाज के पास से और रियासत के पास इसके शवाहिद मौजूद है। अब अगर जो मैं बात कर रहा था कि हाँ पार्टी से बात होगी उनके साथ, पहले बात यह है कि उनको अगर वो अपना रवैया तर्क करते हैं फसाद का, घेराव का, जलाव का, इंतशार का, दहशतगर्दी के रवैयों को वो तर्क करते हैं तो बिल्कुल वो काम करें। लेकिन जिन्होंने जुर्म किए हैं उनको तो सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपने उनको सजा ना दी तो फिर आप तैयार रहे आपके रोजाना 9 मई के बाद लेकिन गुल साहब, अगर मुज़ाकरात का जो दारोमदार है और जो कोई भी बुनियादी नुक्ता यही है कि अगर पहला के बानी पीटीआई को रिहा किया जाए तो वो तो मास्टरमाइंड है इस पूरी सूरत हाल में, और आप कह रहे हैं कि फिर उसमें तो कोई किसी किस्म की गुंजाइश है ही नहीं, तो वो अमल आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब मुज़ाकरात का। नहीं तो ना बढ़े। अगर पीटीआई को इतना ही है, देखिए ये तो कोई बात नहीं है कि आप जबरदस्ती आप एक वारदात करें, आप दहशत फैलाएं, आप फसादात बर्पा करें, आप पाकिस्तान को तौबा इस्तगफार तोड़ने की बातें करें, आप जो है वो कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर इस किस्म के बयानिए आपने जो लफ्ज़ किस्म के बयानिए आपने जो है वो चलाने हैं, तो फिर तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान था, है और रहेगा। कोई है या नहीं, शख्सियात आती जाती हैं, मुल्क रहते हैं, और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जामिन है हमारी हिफाजत की, इसलिए उनके ऊपर हमले जो हैं वो पाकिस्तान की नजरियात, पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के ऊपर हमले तस्वर किए जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और जैसे अभी कहा गया कि उनको बकायदा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपने उनका आईन और कानूनी हक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गुल साहब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब का जिन्होंने अपना तजिया दिया आज की इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आफ्टर दिस ब्रेक समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, मुज़ाकराती अमल, और आज DGI की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर गुफ्तगू हुई उसके तमाम जावियों से उसको समझने की कोशिश करी। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।